हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वायु दाब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए हम धरातल पर वायु दाब का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है और उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। धरातल पर वायु दाब का वितरण किस प्रकार से है और इसका किस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं या इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे और देखते समझते हैं। तो अगर हम वायु दाब के वितरण को देखें तो हम इसे दो प्रकार से देख सकते हैं। एक क्षैतिज देख सकते हैं, एक क्षैतिज रूप में देख सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रूप में देख सकते हैं। एक हम क्षैतिज रूप में देख सकते हैं और एक लंबवत रूप में देख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में हम देख सकते हैं इसको। क्षैतिज रूप से आज से है कि जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर अध्ययन करेंगे तो हम सागर तल से पर्वत की ऊंचाई अर्थात पर्वतों की ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे। जैसे मान लें कि हम इसका हम ऐसे अध्ययन करेंगे और इसमें ऐसे अध्ययन करेंगे। तो जब हम क्षैतिज अध्ययन करते हैं, हम पहले क्षैतिज के बारे में समझते हैं। जब वायु धरातल पर अगर हम क्षैतिज वायु दाब का अध्ययन करेंगे तो हम यह देखेंगे कि यहाँ जो क्षैतिज रूप से जो वायु दाब का हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो हमने अभी वायु दाब प्रवणता पढ़ा या वायुमेट्रिक ढाल पढ़ा, इनका बहुत योगदान होता है। अर्थात इसके माध्यम से हम जो है क्षैतिज वायु दाब के वितरण का अध्ययन करते हैं। अब ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारे ध्रुव हो गए ऊपर, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। एक चीज हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि तापमान और दाब या वायु दाब में उल्टा संबंध होता है। अर्थात तापमान कम तो वायु दाब अधिक, वायु दाब अधिक तो तापमान कम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ देखेंगे, अगर हम पृथ्वी पर देखें तो विषुवतीय क्षेत्र में जो विषुवतीय क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश का है, यहाँ जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, अर्थात सूर्य ताप अधिक होगा। यहाँ जो है तापमान अधिक होगा तो यहाँ वायु दाब कम होगी। फिर जैसे से हम आगे बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, तो समानता ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जो है वो कम होगी। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ तापमान कम होता जाएगा, स्वाभाविक है, और वहाँ वायु दाब भी अधिक बनने की होगी। जैसे आगे बढ़ेंगे तब सही बात है, ध्रुव पर अधिक होती है, यहाँ कम होती है। लेकिन बीच में हम देखते हैं कि यहाँ जो है समदाब रेखा अभी हम लोगों ने पढ़ा, और उसमें जो है कि बीच में अंतर पाया जाता है। जैसे हम लोग 60 डिग्री पर जाएं तो वहाँ अधिक होना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ हम देखते हैं कि निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जब हम वायु दाब पेटियों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल ये था कि यह बताना कि जब अगर हम पृथ्वी से अब आगे बढ़ते हैं तो वह सेम ना होकर इसमें कुछ जो है बदलाव आता है। तो इस बदलाव के कारण जो है इस भाग में वायु दाब की विभिन्न पेटियाँ पाई जाती हैं, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जैसे एक आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारे उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ जो है धरातल की अधिकता है और यहाँ धरातल कमी है। यहाँ जो है जलीय भाग अधिक है, यहाँ जो है धरातलीय भाग अधिक है। तो यहाँ जो है कि वायु दाब के क्षेत्रों का जो केंद्र होता है वो बीच बीच में वो बन जाता है, जिसके कारण जो है एकरूपता नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो है एकरूपता पाई जाती है इसमें जो है। इसके कारण जो है वायु दाब की विभिन्न पेटियां बनती हैं और जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। यहाँ केवल मेरा उद्देश्य यह था कि इन बेसिक चीज़ों को समझ ले ताकि वहाँ आप आसानी से समझ सकेंगे। अब देखते हैं कि जो वायु दाब है इसका ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, माता की लंबवत। ये हम ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं इसको। ये हमारा सागर तल हो गया और ये हमारा पर्वतीय भाग हो गया,
अर्थात ये पर्वत की हम कुछ ऊंचाई पर है धरातल से, और ये हमारी क्षोभ सीमा हो गई। क्षोभ सीमा इसलिए कि हम जब वायुमंडल पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि वायु में जलवाष्प, धूल के कण और विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात इस सघनता अधिक होता है तो इनका वायु दाब भी अधिक होगा। हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा था कि सागर तल पर जो है अधिक होती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के बाद जो है उनकी मात्रा कम हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। तो हम जब क्षोभ मंडल के अंतर अध्ययन करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक जो वायु दाब है, ऐसा एक चीज़ और भी पाया गया है कि वायु दाब जितने सागर ताल पर है उसका आधा भाग, सबसे अधिक तो सागर तल पर पाया जाता है, और उसका आधा भाग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, हम यहाँ समझते हैं कि वायु दाब का सागर तल और जो पर्वतीय क्षेत्र है या ऊंचाई पर कैसे इसमें बदलाव आता है उसके बारे में जानते हैं। ये हमारा सागर तल हो गया और ये हमारा वायुमंडल हो गया। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक और शब्द का प्रयोग किया था, वायु स्तंभ। वायु स्तंभ शब्द का प्रयोग किया था। हमने बताया था कि किस तरह से वायुमंडल जो है अपनी ऊंचाई से धरातल पर जो उसके भाग, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और उसका एक स्तंभ के रूप में जो है भार काम करता है। आप सागर तल पर हैं तो आप सागर तल से इस क्षोभ सीमा की ऊंचाई को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, अर्थात जब स्तंभ की ऊंचाई अधिक है तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि यहाँ भार अधिक काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, हम यहाँ अगर जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ वायु स्तंभ की ऊंचाई कम हो गई तो निश्चित है कि यहाँ वायु दाब कम काम करेगा। ऊंचाई के साथ वायु दाब में क्या अंतर होता है ये समझाना मेरा उद्देश्य था, इसलिए जो है हमने यहाँ आपको बताया और वायु स्तंभ के बारे में बताया जो हमने पहले चर्चा की थी, ताकि आप यहाँ स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, आपने देखा कि ऑटोमेटिक यहाँ वायु दाब कम हो जाएगी और यहाँ वायु दाब अधिक होगी, क्योंकि यहाँ वायु का जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई लंबाई अधिक होती है और यहाँ इसकी लंबाई कम होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जब हम पर्वतों पर जाते हैं तो हमें, या ऊंचाई पर जाते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ वायु दाब कम है, तो वहाँ मनुष्य के पाया गया है कि नाक से जो है ब्लडिंग होने शुरू हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि ऊंचाई पर वायु दाब कम काम करते हैं, अर्थात कम होता है, और हमारा जब हम धरातल पर हैं तो यहाँ जो है वायु दाब, शरीर द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता है लेकिन भार में जो है अंतर आता है। वह जो है कि वायु दाब जैसे हमारे शरीर में जितने अंदर से भार काम कर रही होगी उतने हमारे बाहरी वातावरण से भी काम करता है, इसको संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम जब पर्वतीय क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ जो है बाहरी जो वायु दाब लगना चाहिए वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वहाँ से क्या हो जाता है कि नाक से फिर ब्लडिंग होने शुरू हो जाती है। एक हो गए हमारा खून का आना। फिर आप इसी तरह से देखेंगे कि अगर वहाँ ऊंचाई पर एक स्याही वाली अगर पेन लेकर जाएं तो वहाँ जो है वो स्याही जो है पेन से की रिफिल अर्थात उसे बाहर निकल जाती है या बह जाती है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम पर्वतीय क्षेत्र में या पर्वतों में जाते हैं तो वहाँ जो है पेन का जो स्याही होता है वो बाहर आ जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ समझना आपके लिए आवश्यक है। फिर जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, तो वहाँ भी आपका यही कारण है कि प्रेशर कुकर में जो वायु दाब अधिक काम करती है जिसके कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। फिर अगर जो खाना हम धरातल पर बना रहे हैं और जो है अगर हम ऊंचाई पर ले आकर बनाएं तो दोनों में क्या अंतर होगा, फिर यही वायु दाब यहाँ कम काम करेगा जिसके कारण जो है यह खाना जल्दी नहीं पक पाएगा। अर्थात यहाँ आपने देखा कि ज्योग्राफी के साथ कुछ साइंस का जो अध्ययन है यहाँ काम करता है। जो
इसको समझने में आसान बनाता है चीज़ों को, और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो यहाँ आपने समझा। और इस कंसेप्ट के साथ अगर आप इसे अध्ययन करेंगे तो कोई भी प्रश्न जो है आपका गलत नहीं होगा। अर्थात इस टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में मेरा समझाने का उद्देश्य ये रहा कि वायु दाब का ऊंचाई बढ़ने पर क्या वायु दाब में अंतर आता है, और उसमें किस प्रकार धरातल पर वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। फिर हमने देखा कि इससे किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन सब का हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर इसी तरह आगे हम लोग किसी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ मिलते हैं और इसके आगे वाले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।